ध्रुव को उस मर्सिडीज कार के अंदर वही आदमी बैठा दिखा जिसने साक्षी पर अत्याचार किया था। ध्रुव कुछ पल के लिए गुस्से में होश खो बैठा और कार की तरफ लपका। इतने में ड्राइवर ने कार तेजी से आगे बढ़ा ली। कार वंदना की चुनरी से टकराते हुए तेजी से आगे बढ़ गई। खुद को टक्कर से बचाने के लिए वंदना ने आगे की तरफ छलांग लगा दी और सड़क पर गिर पड़ी। तभी उसकी तरफ जोर से हॉर्न बजाते हुए दूसरी कार आ रही थी। उस हॉर्न की तेज आवाज ने ध्रुव का ध्यान खींचा। ध्रुव ने एक नजर मर्सिडीज को देखा। मर्सिडीज तेजी से आगे बढ़ चुकी थी तो दूसरी तरफ वंदना सड़क पर गिरी थी, जिसकी तरफ दूसरी कार फुल स्पीड में आ रही थी। उस एक पल में ध्रुव ने सोचा कि पहले वंदना की जान बचाना जरूरी है, वरना अपने परिवार के साथ साथ वो अपने प्यार को भी खो देगा। ध्रुव जोर से चिल्लाया, वंदना! और फुर्ती से वंदना की तरफ लपका और वंदना को पकड़कर सड़क के किनारे की ओर छलांग लगा दी। वंदना की तरफ तेजी से बढ़ती कार बस 1 फीट के फासले से गुजर गई और उसके पीछे एक के बाद एक कई और गाड़ियां भी गुजर गई। घबराई हुई वंदना ध्रुव से कस कर लिपट गई। ध्रुव ने हड़बड़ाहट में वंदना से कहा, तुम ठीक तो हो ना वंदना? तुम यहां से टैक्सी पकड़कर घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में तुमसे वहीं पर मिलता हूं। इससे पहले कि वंदना कुछ बोल पाती, ध्रुव उसे वहीं पर छोड़कर तेजी से दौड़ते हुए मर्सिडीज के पीछे चला गया। वंदना सरप्राइजिंगली ध्रुव को देखती रह गई। ध्रुव मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर तेजी से उस दिशा में दौड़ रहा था जिस तरफ वो मर्सिडीज गई थी। एक के बाद एक लगातार रास्ते पर ध्रुव के पीछे से गाड़ियां आगे गुजर रही थी। ध्रुव जितना हो सके उतनी तेज दौड़ रहा था, लेकिन वो मर्सिडीज कब की उसकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। ध्रुव ने काफी तलाश की, लेकिन उसे वो मर्सिडीज कहीं नहीं नजर आई और वंदना को बचाने की हड़बड़ी में उसने मर्सिडीज का नंबर भी नहीं देखा था। हताश होकर ध्रुव एक जगह रुक गया और खुद से ही बोल पड़ा, कब तक दूर भाग पाओगे मुझसे? इतना तो पता चल गया कि तुम इसी शहर में हो, जल्द ही पकड़ लूंगा। जिस दिन तुम्हारा मुझसे सामना हो गया, समझ लो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ध्रुव ने एक टैक्सी रोकी और अपने घर की तरफ निकल पड़ा। टैक्सी में बैठने के बाद उसके दिल में ख्याल आया, सिग्नल पर जहां वंदना की उस मर्सिडीज ड्राइवर से बहस हुई थी, वहां जरूर किसी ना किसी ने उस मर्सिडीज वाले को देखा होगा। क्या पता वो मर्सिडीज रोज इसी रास्ते से गुजरती हो। आसपास के रेडी पटरी वालों से पूछकर देखना चाहिए। ध्रुव ने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भैया टैक्सी वापस घुमाकर दादर बस स्टॉप के मेन सिग्नल से लेना, वहां थोड़ा काम है। ध्रुव वापस उसी सिग्नल पर पहुंचा तो देखा कि सिग्नल के पास सड़क के किनारे वंदना उसी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी थी जहां वो उसे छोड़ गया था। ध्रुव टैक्सी से उतरकर वंदना के पास गया। ध्रुव को देखते ही वंदना के आंसुओं का बांध टूट पड़ा और वो ध्रुव से लिपटकर रोने लगी। फिर कभी मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना ध्रुव। मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती ध्रुव, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। वंदना की बातों से ध्रुव को एहसास हुआ कि पहले वंदना का हौसला बढ़ाना जरूरी है। ध्रुव ने वंदना को समझाते हुए कहा, डरो मत वंदू, खामखायूं मेरी फिक्र मत किया करो, कुछ नहीं होगा मुझे। आओ अब टैक्सी में बैठो, मैं जरा आसपास के रेडी पटरी वालों से पूछताछ करके आता हूँ। वंदना ने हड़बड़ाकर कहा, अब क्या पूछताछ करनी है ध्रुव? जाने दो, मुझे उस कार वाले के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करनी है, भूल जाओ उसे। ध्रुव ने दांत पीसते हुए दबी आवाज में कहा, उसे तो कभी भूल नहीं सकता मैं। जाओ टैक्सी में बैठो। ध्रुव ने वंदना को टैक्सी में बिठाकर सड़क पार वाले रेडी पटरी वालों से उस मर्सिडीज कार वाले के बारे में पूछताछ करने चला गया। तो वहां दूसरी तरफ एक आलीशान 10 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी 10वीं मंजिल पर बने अपने आलीशान ऑफिस के पर्सनल कैबिन में बैठे अपनी बॉस से एक 20-22 साल की बेहद खूबसूरत लड़की दबी आवाज में बोली, क्या हुआ लंकेश, आज आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? अपने ही ख्यालों में खोया 40 की उम्र का मगर कसे हुए शरीर का काफी फिट एंड हैंडसम लंकेश अपनी जादुई मुस्कान फेरते हुए बोला, कुछ नहीं किया रहा, बस यूं ही एक अधूरे काम के बारे में सोच रहा था। उस वक्त जल्दबाजी में जो काम अधूरा छूट गया था उसे कैसे पूरा किया जाए ये सोच रहा था। कियारा ने फिक्र जताते हुए कहा, जितना मैं आपको जानती हूँ आप कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। अगर दुनिया में कोई मिस्टर परफेक्शनिस्ट है तो वो सिर्फ आप हो। आप कभी भी किसी काम में हड़बड़ाहट नहीं दिखाते, आप शार्प हो, हर काम सोच समझ कर करते हो।
मैं ये मान ही नहीं सकती कि आपसे भी कोई भूल हो सकती है। लंकेश ने खुशी जताकर ठहाके लगाकर हंसते हुए कहा, नो 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 माय डार्लिंग, दिस इज रॉन्ग। मानता हूं कि मैं हर काम परफेक्ट करने में यकीन रखता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे कभी कोई भूल नहीं हो सकती। देखो ना, सबसे पहली भूल तो मुझसे साक्षी को पहचानने में ही हुई थी ना। कियारा ने हैरानी से पूछा, साक्षी को पहचानने में क्या भूल हुई थी आपसे? लंकेश ने कियारा को समझाते हुए कहा, साक्षी के बारे में मैंने जितनी इंफॉर्मेशन जुटा ली थी उससे मैंने ये सोचा था कि साक्षी 5 वर्च्यू में से एक है, और इसीलिए मैं फर्स्ट स्टेप ऑफ हेवन की तलाश में टाइम वेस्ट कर रहा था। मुझे ये समझने में 1 साल का वक्त लगा कि साक्षी 5 वर्च्यू में से नहीं बल्कि सेंटर कंड्यूसर ऑफ 5 वर्च्यू है, यानी कि वही फर्स्ट स्टेप टू हेवन है। दुनिया को बदलने की शुरुआत मुझे साक्षी से ही करनी है। ये समझने में मुझे 1 साल का वक्त लगा, वरना आज हालात कुछ अलग होते। आज हम हमारी एक बेहतर दुनिया में जी रहे होते। कियारा मुस्कुराते हुए लंकेश के पास आई और लंकेश की गोद में बैठते हुए बोली, शुरुआत थोड़ी देर से हुई तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि आप मंजिल जल्द ही हासिल कर लोगे। फिर भी आज बात कुछ अलग है। आपका चेहरा देखकर साफ नजर आ रहा है कि आपको कोई परेशानी है। लंकेश ने कियारा को कसकर बाहों में भरकर कियारा की गर्दन चूमते हुए कहा, कितने अच्छे से समझती हो तुम मुझे। मेरी हर बात बिना कहे समझ जाती हो। खैर, थोड़ी परेशानी हुई भी तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा ये कमसिन बदन मुझे हर परेशानी भुला देता है। तुम्हारी खूबसूरती मेरे हर टेंशन की दवा है। तुम्हें देखते ही अपनी सारी परेशानी भुला देता हूँ। लंकेश कियारा की गर्दन पर चूमते हुए नीचे सरकने लगा। कियारा ने उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब खींचा और लंकेश के होंठों से अपने होंठ मिला दिए। लंकेश ने कियारा के गुलाब जैसे होंठों को अपने होंठों में कसकर जकड़ लिया। कियारा अपनी पलकें बंद करके पूरी शिद्दत से लंकेश को किस कर रही थी। लंकेश ने कियारा को गोदी में उठाया और उसे किस करते हुए अपनी डेस्क के पीछे बने एक दरवाजे के पास ले गया। लंकेश के होंठों को चूम रही कियारा ने पलकें बंद होते हुए भी अंदाजे से वो दरवाज़ा खोला। लंकेश कियारा को लेकर उस कमरे के अंदर चला गया। वो एक बहुत ही आलीशान बेडरूम था। कमरे के अंदर धीमी लाल रोशनी थी। कमरे के बीचों बीच राजा महाराजाओं के ज़माने का डिज़ाइन वाला किंग साइज बेड था। बेड पर भी लाल रंग की मखमली चादर बिछी हुई थी। लंकेश ने कियारा को बेड पर हल्के से पटक दिया और बेड के नज़दीक ही रखा हुआ वार्डरोब खोला। उस वार्डरोब में कपड़ों के बजाय अजीब सी चीज़ें थीं। कुछ हथकड़ियाँ थीं जिनके कफ्स मखमली कपड़ों से बने थे। कुछ छड़ियाँ थीं, कुछ स्टिक्स थीं, कुछ काले रंग की पट्टियाँ थीं, कुछ फीते थे। लंकेश ने एक लाल रंग का हैंडकफ और एक काली पट्टी निकालकर बेड पर कियारा के पास रखते हुए अपनी शर्ट्स के बटन खोलने शुरू किए। उसे देख मदहोश कियारा ने भी अपना टॉप और स्कर्ट उतारकर बेड के नीचे फेंक दिया। कियारा के गोरे बदन पर कुछ जगह छड़ी की वजह से हल्के हल्के लाल निशान बने हुए थे। कियारा की पीठ पर हाथ फेरते हुए लंकेश ने पूछा, क्या तुम तैयार हो स्वीटी? मदहोश कियारा ने हामी भरी। लंकेश ने कियारा के हाथों में वो मखमली हथकड़ी लगा दी। कियारा ने अपने निचले होठों को दांतों तले दबाते हुए सिसकी भरकर हामी भरी। लंकेश अपनी हवस की प्यास कियारा के साथ इसी तरह बुझाता था। लंकेश और कियारा दोनों को ये पसंद था। सिसकियां भरते हुए कियारा ने खुद को लंकेश के हवाले कर दिया और लंकेश कियारा के गोरे बदन को चूमते हुए दुनिया भुला बैठा। कौन था ये लंकेश? साक्षी के साथ अत्याचार करने वाला लंकेश कियारा के सामने वो बातें खुलकर कैसे कह पा रहा है? क्या कियारा भी लंकेश की सारी घिनौनी करतूतों में बराबर शामिल है? इन गुनाहों के पीछे क्या मकसद है उनका?